प्रवचन हॉल में आ जाएं। जो भी ये बाहर प्रशिक्षणार्थी घूम रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो शीघ्र ही प्रवचन हॉल में आ जाएं। चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। एक सफल शिक्षक कैसा होना चाहिए, अपन ने प्रारंभ में पढ़ा था। एक सफल शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं बतलाई गई थी। शिक्षक की 3 विशेषताएं: मननशील, मनोवैज्ञानिक, जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक। बहुत अच्छा। एक जो कुशल शिक्षक होगा वो जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक होता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पहले किस प्रकार से उस कार्य को अंजाम देते हैं, अपन उस कार्य को सफलता प्रदान करते हैं, उसमें भी 2 बातें प्रमुख थी, वो आपको बतानी है। कुणाल, वैज्ञानिक पद्धति और कार्य कुशलता। बहुत बढ़िया। एक वैज्ञानिक पद्धति से और उसको कार्य की कुशलता, ये 2 बातें प्रमुख होती हैं कोई भी कार्य को संचालित करने में। आज हमें कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है, 3 बातें थीं, वो आपको बतानी है। आज हमें कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है, एक बात बताइए। हाँ, एक पॉइंट बताएं, फिर दूसरा बताएं। एक पॉइंट। आज हमें ऐसे योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है जो बालकों में वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करा बहुत सके। सुंदर। दूसरा, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सके। तीसरा पॉइंट इधर से। हाँ, तीसरा पॉइंट। और जो सदाचार जीवन रहने का प्रेरणा दे सके बच्चों को। बहुत अच्छा। सदाचार में नैतिक जीवन जीने। प्रारंभ में अपन ने जो अध्यापक हैं उनके लिए 9 बातों की चर्चा की थी। 9 बातों की चर्चा की थी, सबको याद है? पहली बात बताना है, कौन सी बात है? बहुत अच्छा। छात्रों पर दृष्टि होना चाहिए। दूसरा बिंदु, यहां से बोलो। मध्यम स्वर। दूसरा बिंदु, मध्यम स्वर होना चाहिए। शिक्षक ज़्यादा तीव्र आवाज़ में भी नहीं बोलना चाहिए और ज़्यादा मंद आवाज़ में भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छा। अगला, जल्दी, और कोई बोले। छात्रों के स्तर पर स्तर एवं पूर्व ज्ञान को आधार रखकर, स्तर और पूर्व ज्ञान का आधार होना चाहिए। चौथा, जल्दी। विषय को इस तरह उठाना चाहिए कि छात्रों में उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। बहुत अच्छा। अंतिम 5वां बिंदु, पीछे। प्रश्न हमेशा हाँ, बोलिए। सामूहिक होना चाहिए, ऐच्छिक नहीं। और उत्तर भी सामूहिक होना चाहिए? नहीं, उत्तर व्यक्तिगत होना चाहिए। चलिए, उत्तर व्यक्तिगत होना चाहिए। 4 सिद्धांत थे उसी में। जल्दी, पहला सिद्धांत सरलता से कठिनता की ओर। दूसरा, उदाहरण से सिद्धांत की ओर। उदाहरण से सिद्धांत की ओर। तीसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। चौथा, मृत से अमृत की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। अब मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं, आप बताना है किस 4 सिद्धांतों में से घटित होगा। ठीक है? एक बिल्ली को देखा और बिल्ली को देख करके हमने कहा कि ऐसा एक शेर होता है। यह 4 सिद्धांतों में कौन से पे आएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अज्ञात की ओर। ठीक है? सबने बोले सर। चलिए, अब इसके बाद अपन ने सोपानों की चर्चा की थी। ठीक है? तो बालबोध प्रशिक्षण में 11 सोपान लगते हैं। बात सही है कि गलत? गलत है। कितने सोपान? 10। ये आधार परिचय कहाँ लगता है, कौन बताएगा? 11वां नंबर का सोपान आधार परिचय कहाँ लगेगा? वीतराग विज्ञान प्रशिक्षण में। प्रवेशिका का जो प्रशिक्षण होगा वीतराग विज्ञान का, उसमें लगता है। अपन को 10 सोपान लगते हैं। मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन, इनमें कोई अंतर नहीं है। सही बोल रहा हूं मैं? मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन, इनमें कोई अंतर नहीं है। यदि है तो आपको बताना है क्या अंतर, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। कौन बोल रहा है? इनमें अंतर है। क्या अंतर है? समापन पूर्व पाठ मूल्यांकन। नहीं, मैं आपने सुना नहीं। मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन।
मूल्यांकन तो पूर्व पाठ में से होता है और जो समापन मूल्यांकन है जिस दिन पढ़ाया जाता आप है। प्रश्नोत्तर के भेद बता रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं वो नहीं आप बता रहे, पीछे से। ध्यान से सुनो पहले प्रश्न को। मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन, इनमें क्या अंतर है? जो मूल्यांकन है ना उसमें हम बिंदु पूछते हैं कि कितने बिंदु निकाले और उसे 5 हिसाब से वो 5 स्टेप लगाते हैं उसमें। और समापन मूल्यांकन में जो आज पढ़ाया है उसको सोपान के 3rd क्वेश्चन से उल्टे स्टेप में पूछते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, समापन और समापन मूल्यांकन में अंतर है क्या? समापन और समापन मूल्यांकन में क्या अंतर है, कोई बताएगा? समापन और समापन मूल्यांकन दोनों सेम ही चीज है। बहुत बढ़िया। बराबर। अने समापन का तात्पर्य समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर 3 प्रकार के होते हैं, एक बोधगम्य, एक वस्तुनिष्ठ और एक समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। मैंने सही कहा? सही कहा? कौन बताएगा सही कहा कि गलत? गलत है तो आप बताना है क्या छूट गया। गलत कहा। हाँ बोलो, क्या गलत कहा मैंने? वो समापन मूल्यांकन नहीं, मूल्यांकन प्रश्न मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। हाँ, ये मूल्यांकन प्रश्नोत्तर होते हैं और मूल्यांकन प्रश्नोत्तर के भी 3 भेद हैं। सही कह रहे? सही कह रहे? 2 भेद है। 2 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? समापन मूल्यांकन और पूर्व पाठ मूल्यांकन। समापन मूल्यांकन और पूर्व पाठ मूल्यांकन, ठीक है। चलिए, यदि मैं पाप का पाठ पढ़ाता हूं और पाप के पाठ में द्वितीय अनुवृत्ति से चालू करता हूं यहां पढ़ाना, ठीक है, ध्यान से सुनना। द्वितीय अनुवृत्ति से प्रारंभ करता हूं तो उसमें मैं उद्देश्य कथन करूंगा कि नहीं? बताइए। नहीं नहीं, द्वितीय अनुवृत्ति में उद्देश्य कथन नहीं, आदर्श वाचन मतलब 4th स्टेप से 8वें तक, सारांश कथन तक। बहुत अच्छा। चौथे सोपान से चालू करेंगे, आदर्श वाचन से लेकर के और सारांश कथन तक जाएंगे। और मान के चलते हैं कि आज 2 ही अनुवृत्तियां हो रही हैं, तो उस केस में फिर कहां तक जाएंगे? प्रश्न समझ में आया? 2 अनुवृत्ति में पाठ पढ़ाना है। आज के दिन की क्लास दूसरी अनुवृत्ति के बाद खत्म करनी है, तो कितने स्टेप्स करेंगे आखिरी में? गृह कार्य तक। तुमने तो बोल दिया, उसको बोलो कितने स्टेप? व्याख्या से गृह कार्य तक तो कितने सोपान लगेंगे? 4 4 सोपान लगेंगे। नहीं 5 5 कौन बताएगा? हाँ बोलो पीछे, कितने सोपान लगेंगे? 7 के 6 पक्का? चौथे से चल रहे 10वें तक कितने सोपान? 6 के 7 जोड़ो यार, सही जोड़ो। सही, क्योंकि चौथा सोपान से स्टार्ट करेंगे तो कितने सोपान लगेंगे? 7 सोपान। 6 कौन बोल रहा? 7 लगेंगे भैया, वो सही बोल रहा था, उसको कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। कितने सोपान लगेंगे? 7 सोपान। आपको जैसे मान लो एक दिन में 3 अनुवृत्ति पढ़ाना है, तो आपकी जो बीच की अनुवृत्ति लगेगी यानी मध्यम अनुवृत्ति, तो मध्यम अनुवृत्ति में आप कितने सोपान का प्रयोग करेंगे? सोपानों के नाम भी बोलना है। कौन कौन से सोपान लगाएंगे? सोपानों के नाम भी बोलना। आपने बोल दिया, कौन बोलेगा? और जिसने अभी बोला नहीं हो, हाँ जिसने बोला नहीं हो वो बोलेगा, नहीं तो हम माइक लेके आएंगे आपके पास। बीच में एक सूचना है, अभी कुछ लाइट नहीं है, इसके कारण से जो पंखे उपयोग में नहीं है उन पंखों को बंद रखें और कूलर कोई भी चालू ना करें, नहीं तो अपना माइक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हाँ चलिए जल्दी पूछिए इनसे। हाँ, मध्यम अनुवृत्ति में कितने सोपान लगेंगे, उनके नाम आपको काउंट करना है। आदर्श वाचन से गृह कार्य तक लगेंगे। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर और सारांश, समापन, गृह कार्य। ठीक कह रही हैं पीछे, इन्हें सही कहा। मध्यम अनुवृत्ति में इतने सोपान लगेंगे, अनन्य 7 सोपान कहे, लग जाएंगे 7, तो कितने लगेंगे? नहीं गलत बोला, मध्यम अनुवृत्ति में 5 सोपान लगेंगे। 2 कौन से नहीं लगेंगे? आदर्श कथन, अनुकरण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर और सारांश कथन, वहां तक ही लगेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। अने उसमें समापन और गृह कार्य नहीं लगेगा, ठीक है। चल पूछ ले, चलिए। अच्छा, आज से अपना यहाँ पर
अपन को प्रस्तुतिकरण देना है, प्रेजेंट करना है, तो अगर कोई अपने मन से हाथ खड़ा करता है कि मैं आ रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो हम आपके कक्षा अध्यापक से जो नाम है वो हमें यहाँ नाम आएंगे और फिर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, इसलिए तैयार रहना। अभी तो आपको स्वेच्छा से बता रहे हैं कि आप अपने नाम दे सकते, पर अब 1-2 दिन बाद हम लोग खुद ही सीधा आपको बुलाएंगे रैंडमली और आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए अपन को तैयार रहना है। चलिए 1-2 प्रश्न और पूछता हूँ, फिर उसके बाद अपन जो अपनी बात है अपन यहाँ से बात प्रारंभ करेंगे। यानी आप लोगों से पढ़वाना है वैसे अब हम लोगों को मुख्य रूप से। जिनके पास फॉर्मेट जो दिया गया था वो फॉर्मेट के अनुसार आप गलतियाँ नोट कर सकते हो यहाँ पढ़ाने वाले की। ठीक है, या आप एक पेज पर भी अगर नहीं लिए हो फॉर्मेट तो उस फॉर्मेट को बना लें या उसके अनुसार आप देख लें। चलिए, सारांश कथन में हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आप लोगों को क्या समझ में आया, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं वो बतलाइए। ये बात सही है क्या? सारांश कथन में हमने पाठ पढ़ा दिया और हम बच्चों से पूछेंगे कि बेटा आप लोगों ने, आपको समझ में आ गया, कौन कौन से इसमें से आपको सारभूत बातें गलत है। गलत है तो क्या करेंगे? उसमें जो पढ़ाया है वो रिपीट करेंगे। कौन करेगा? टीचर। टीचर के छात्र? नहीं, टीचर ही करेगा। अच्छा, तुम पढ़ाओगे तो तुम क्या करोगे? रिपीट करूंगा मैं, मतलब जो शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। ठीक, उसमें क्या रिपीट करोगे? जो मतलब पढ़ाया है उसमें उसको शॉर्ट में रिपीट कर देंगे, डेफिनेशंस उसको अपनी पारिभाषिक शब्दावली में कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, क्या अपन ने पढ़ाया उनको बताएगा कोई? बोल। सारांश कथन में क्या रिपीट करेंगे? तो तुमने कह दिया पढ़ा दिया हमने जो, लेकिन क्या पढ़ाया उसको थोड़े से शब्द दिए हैं, 2 शब्द। जैसे मिथ्यात्व कैसे, नहीं उदाहरण नहीं पूछ रहे हैं, वो शब्द सिद्धांत और परिभाषा हाँ, बहुत सुंदर। शॉर्ट में जो बताएंगे। सिद्धांत और परिभाषा या तथ्य वाक्य हैं उनको अपन पुनरावृत्ति कर देंगे। एक सेकंड। हाँ। ये इसमें सारांश कथन में मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ कि बोधगम्य प्रश्नोत्तर में आपने जो प्रश्नों के उत्तर लिखाए ना, उन उत्तरों को सबको दोहरा दो, ये सारा सारांश कथन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस प्रश्नोत्तर में आपके सिद्धांत और पूरी परिभाषाएं रिपीट हो जाती हैं। भावासन परक क्वेश्चन हम 4 जगह करेंगे। भावासन परक क्वेश्चन हम 4 जगह करेंगे। सही कह रहा हूं मैं? गलत। कितने जगह करेंगे? 2 जगह। इसकी बात से सहमत है? ये कह रहा है कि 2 जगह करेंगे हम भावासन परक क्वेश्चन। 3 जगह आते हैं। 3 जगह आते हैं। कहाँ कहाँ आते हैं 3 जगह? पूर्व पाठ मूल्यांकन में आएंगे और स्पष्टीकरण में आएंगे और प्रश्न और बोधगम्य में आएंगे। नहीं आएंगे बोधगम्य, वस्तुनिष्ठ में आएंगे। वस्तुनिष्ठ में आएंगे पक्का? चलिए, बहुत अच्छा। अब अपन यहां से पढ़ाने की पद्धति प्रारंभ करते हैं। यहां से कौन हाथ खड़ा कर रहा? कोई हाथ खड़ा करे जो यहां पे आए और उसको पढ़ाना है। हाँ, आइए। क्या नाम है? आरती जैन। कक्षा अध्यापक का नाम? वर्षा जी। आ जाइए। आप सभी को भी इनकी गलतियां नोट करनी है और क्रम से जब हम आपसे पूछें तब आपको गलतियां बतानी है, बीच में कोई भी गलती नहीं बताएगा। आप ये बता दें हमें कि भाई सबके लिए कि कौन सी अनुवृत्ति आप पढ़ा रहे हैं? कौन सा पाठ, कौन सी पाठ अनुवृत्ति? पहली अनुवृत्ति। ठीक, आप लोग ध्यान से देखना, ये नोट करना। पाप वाले पाठ की पहली अनुवृत्ति पढ़ा रही है, उसमें कौन कौन से सोपान होते हैं और इनने कौन कौन से सोपान किए, कहाँ कहाँ क्या गलती की, ये आप लोग नोट करना। और अगर आप लोगों ने नोट किए और हमने पूछा, आपने नोट किए देखा, तो इसलिए आप अपनी कॉपी में नोट अवश्य करना है और बताना, और फिर आपका नंबर आएगा तो आपसे वो गलती नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। हाँ, चालू करें। जय जिनेंद्र बच्चों, कल हमने जो पाठ पढ़ा था
आप उसका रिवीजन कर लीजिए, मैं अभी आपको पूछने वाली हूँ। हो गया रिवीजन? बोल दो बोल कर मुख से बोल दो। बोल दें कि आप हाँ हाँ, तो आप बोल के बता दें क्या है। बोलो, बच्चों को बोलो सब। તમે પ્રકરણ બોલી દો, પ્રકરણ બોલી દો, મોડેથી બોલી દો, લખવાની જરૂર નથી। माइक से बोले आप जो भी। पाठ 2, पाप, हिंसा, झूठ और चोरी। बच्चों बालबोध पाठमाला 2 निकालिए और उसमें पाठ 2 और पेज नंबर 7 निकालिए। निकाल लिया सबने? सच्चा देव किसे कहते हैं? सच्चा देव किसे कहते हैं? તમે આગળ બતા જાઓ, લોકોને પૂછવાની જરૂર નથી, તમે આગળ બતા જાઓ। क्या देवगति में जो देव हैं वो हमारे भगवान हैं या नहीं? हैं तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं है? स्तुति पढ़ने से हमें क्या लाभ है? बच्चों, क्या तुम्हें दिवाली पर पटाखे फोड़ना पसंद है? पटाखे फोड़ना क्या अच्छा काम होता है? पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए? इससे पाप होता है। आइए आपको आज पाप के बारे में बताऊंगी मैं। बालबोध पाठमाला 2 निकालो, उसमें पाठ 2 पेज नंबर 7 निकालना है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपको भी उसी तरह से पढ़ना है और उसमें मुख्य बिंदु निकालने हैं और ध्यान रखना है कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा? नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है। नेक्स्ट। आप खड़े हो जाइए और आप खड़े हो जाइए, आपको ये पाठ पढ़ना है। पात्र बता दें बस किसको क्या बनाया है सरांगी। मेरे को खड़े होंगे तो पता चलेगा ना हाइट कैसे। ऐसे, अच्छा हाँ ओके। पिता और पुत्र। ठीक, चलिए उन्हें पढ़ लिया, आप आगे बढ़े। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना है और इनको पढ़ने में जो गलतियां हुई हैं उन्हें आपको नोट करना है। बाद में मैं आपसे पूछूंगी। इन्होंने पढ़ने में कोई गलती की है? आपने इसमें कितने बिंदु निकाले हैं? जोर से।
आपने कितने बिंदु निकाले हैं? क्या 5 से ज्यादा किसी ने निकाले हैं? आपने क्रम से जमाए हैं, इनको क्रम से लिया है? वरीयता के निर्धारण का कारण क्या है? इनको क्रम से जमाने का कारण क्या है? इन्होंने जो बिंदु बताया, इससे आप सहमत हैं? इसमें मुख्य बिंदु क्या था? लोभ पाप का बाप है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। लोभ के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम प्रकाश चंद है और उसके 5 बेटे हैं, तो 5 बेटे हैं, तो 5 जो बेटे हैं उनका जो पिता है वो प्रकाश चंद है। वैसे ही 5 पाप होते हैं, 5 पाप का जो बाप है वो लोभ है। आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जैसे बच्चों, आपके दांत गिर जाते हैं ना, तो आप बार बार कांच में देखते हो और परेशान होते हो कि मेरे दांत गिर गए, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये जो है दांत है, शरीर है, वो सब पुद्गल द्रव्य है और हमारा आत्मा है वो जीव है। आप मोबाइल में गेम देखते हो, उसमें आप कौन कौन से गेम देखते हो? जैसे फ्री फायर देखते हो, पबजी देखते हो, उसमें भी तो हिंसा होती है ना, एक दूसरे को फायर करते हो उसमें आप, तो आपके अंदर हिंसा का भाव आता है, उसे भाव हिंसा कहते हैं। जब आप स्कूल लेट पहुंचे और टीचर ने डांटा, तभी सभी बच्चे आप पर हंस रहे थे, लेकिन आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपने कोई रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन आपके मन में उनके प्रति बुरे भाव थे, तो आपने हिंसा की? हाँ की, क्योंकि आपके मन में बुरे भाव थे उसके प्रति, तो आपने भाव हिंसा की। चलिए नेक्स्ट। अभी मैं जो क्वेश्चन लिख रही हूँ वो आप नोट डाउन कीजिए। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? क्वेश्चन ही बोल दो ऐसा। हिंसा किसे कहते हैं? मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? पाप कितने होते हैं? नेक्स्ट। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं? कहते हैं। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या द्रव्य?
उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट। आप टीवी देखते हो ना, उसमें आप फाइटिंग मूवी देखते हो। आप फाइटिंग मूवी देखते हो तो उसमें आपको कौन सा पाप लगता है? आप टीवी देखते हो, उसमें फाइटिंग मूवी देखते हो ना, तो उसमें आपको कौन सा पाप लगता है? हिंसा पाप। जब आप चमड़े की वस्तु, बेल्ट, पर्स, शूज यूज करते हो, उसमें आपको कौन सा पाप लगता है? नेक्स्ट। मम्मी जब रसोई में काम कर रही होती है तो आप दौड़ के गैस के पास जाते हैं, तब मम्मी आपको चिल्लाकर दूर हटाती है और धक्का मारती है और आप गिर जाते हैं। नेक्स्ट। लोभ को पाप का बाप कहते हैं। हिंसा किसे कहते हैं? मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? पाप कितने होते हैं? पाप का बाप कौन है? उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? ये आप कौन सा सोपान कर रहे हैं? समापन मूल्यांकन। और आपने कौन से दिन की कौन सी अनुमति पढ़ाई है? कौन से दिन की कौन सी? प्रथम दिन की प्रथम। तो प्रथम आज के दिन में सिर्फ एक ही अनुमति पढ़ानी है क्या? नहीं, दो। तो समापन मूल्यांकन कब होता है? दिन की अंतिम अनुमति में होता है। ठीक है, ओके, बैठिए। चलिए, इन्हें बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो आप लोगों को बताना है कि क्या गलतियां हैं। क्रमशः स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर से अपन चलेंगे, बोर्डकारी से अगर कोई हो तो वहां से बोलना है। बोलिए बेटा। हाँ, बोलिए बोलिए। बोर्ड कार्य के समय उन्होंने पाठ का नाम भी बोल दिया था, पर बोल सकते हैं अभी वो ऐसा बोर्ड काम में प्रकरण बोलना जरूरी है। अगर पाठ का नाम भी बोला तो कोई बात नहीं, ना बोला तो भी गलती नहीं है। उन्होंने बोर्ड कार्य लिखा नहीं, और लिखा तो मतलब जोर से नहीं बोला कि सबको सुनाई। हाँ, उनसे मौखिक बोलने को बोला था। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आगे। उन्होंने 3-4 बार मतलब बुक का नाम बोल दिया था कि ये वाली जिनवाड़ी निकाल लो। उनको बोर्ड कार्य से पहले बोलना था कि भाग 2 निकालनी है। आगे बढ़े, आगे। बोर्ड कार्य हो गया। और क्या गलती? और उन्होंने बोला कि मुख्य बिंदु निकालना है। यूँ बोलना था कि मुख्य बिंदु निकाले हैं या नहीं। उन्होंने बोला मैं पढ़ रही हूँ, मुख्य बिंदु निकालना। यूँ बोलना था मुख्य बिंदु निकाले हो तो ठीक है, अगर नहीं निकाल रहे हो तो निकाल देना अभी। और समापन में एक प्रश्न चौथे सोपान से भी पूछा था उन्होंने, जबकि तीसरे सोपान से पूछना होता है। चलिए, समापन पे पहुंच गए ना। समापन तो है ही नहीं स्टेप उसमें, वो तो गलती है, वहां पूछने नहीं। पूर्व पाठ मूल्यांकन में कोई गलती की थी क्या? हाँ, बोलो। उन्होंने जीवन उपयोगी और भाव भाषण परक का जो क्वेश्चन था वो नहीं पूछा था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, निर्देश देने में कोई गलती की थी क्या? निर्देश देने में कोई गलती की थी क्या?
आदर्श वाचन में 2 निर्देश दिए जाते हैं, कौन कौन से 2 दिए जाते हैं? कोई और बताइए, कौन कौन से 2 निर्देश देते हैं आदर्श वाचन के समय? आदर्श वाचन के पहले 2 निर्देश देते हैं, इनने लगाए कि नहीं वो 2 निर्देश बोले? पहला तो तुमने मुख्य बिंदु निकाले हैं कि नहीं निकाले तो वो निकाल लो, मैं पढ़ रहा हूँ तब तक। और दूसरा वो है मैं स्पष्ट तरीके से पढ़ रहा हूँ, उस तरीके से आपको भी पढ़ना है, मैं 2 जनों को बुलवाऊंगा। दोनों निर्देश बोले थे उनने कि नहीं बोले थे? नहीं। कौन सा बोला था? दूसरा वाला बाद में बोला था, सॉरी दूसरा वाला बाद में बोला था, एक निर्देश उनने बोला था, एक नहीं बोला था। चलिए। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकली ये चीज समझने की है कि जब नेक्स्ट बोला जाता है, अगर आप आदर्श वाचन या अनुकरण वाचन 2 में से एक सोपान पूरा करना चाहिए ताकि पोर्शन सामने आ जाए कि कितना बोला गया है, उसमें परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तब आप डिस्कशन करोगे ना कि कितने मुख्य बिंदु निकाले, कौन कौन से, उनका क्रम क्या है, क्रम का कारण क्या है, वो चीज़ तब प्रैक्टिकल होगी। अदरवाइज ना तो टीचर को खुद के पास कोई आधार है और ना छात्रों को जवाब देने के लिए कोई आधार है। तो अब से अगर आदर्श वाचन में स्किप करवा देते हैं, नेक्स्ट बोल देते हैं, तो अनुकरण वाचन पूरा करवाना चाहिए या आदर्श वाचन पूरा करवा लेना चाहिए। और जब वे आदर्श वाचन या अनुकरण वाचन कुछ भी करें तब सब लोगों को ध्यान दो, तब सब लोगों को मुख्य बिंदु लिखने जरूरी है। मुख्य बिंदु लिखें, उनको क्रम से लगाएं ताकि वो जो सवाल पूछेंगे आप उनके जवाब दे सको। नहीं तो फिर उनका वो सवाल पूछना प्रैक्टिकल नहीं रहता है और वो समझ में नहीं आता कि वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इससे आपको भी प्रैक्टिस होगी। तो ये चीज का ध्यान रखो। दूसरी चीज, एक सोपान के बाद में आप दूसरा सोपान कर रहे हैं ना, उनका लिंक बिठाना चाहिए। जैसे कि मैंने नेक्स्ट बोला तो आपने बोधगम्य प्रश्नोत्तर प्रश्न बोलने शुरू कर दिए, पर आपको बोलना चाहिए अब मैं आपसे प्रश्न लिखवा रही हूं तो लिखिए। फिर जैसे कि आपने सारांश कथन करना शुरू किया तो हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ऐसा बोल करके फिर करिए। तो आप बिना किसी पूर्व भूमिका के बोलना शुरू कर देते हैं तो बात का लिंक नहीं रहता है। ठीक है ना, ये बात का अपने को कनेक्ट करते हुए चलना है। ऐसा लगे एक फ्लो में सब काम चल रहा है, अभी टुकड़े टुकड़े में चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा मिलान करना। पहली बात तो आपने जो अनुमिति ली, यदि आप एक दिन में 3 अनुमिति पढ़ाते हैं तो आप पहली अनुमिति में लोभ और मिथ्यात्व, ये आपका मुख्य विषय था और आपने सीधा हिंसा झूठ पे मिथ्यात्व की चर्चा तो की, लेकिन आपका मुख्य विषय जो होना चाहिए था वो मिथ्यात्व होना चाहिए था, क्योंकि ये पहले दिन की पहली अनुमिति थी। पहली बात। दूसरी बात, जब आपने पूर्व पाठ मूल्यांकन किया तो उसके पहले ही आपने पृष्ठ संख्या बोल दी तो बच्चों ने प्रश्न निकाल लिया, तो वो आपको उद्देश्य कथन हो जाता, फिर उसके बाद बोलना था। ठीक है। आपने पूर्व पाठ मूल्यांकन किया, उसमें भावासन परक भी क्वेश्चन पूछे और जीवनोपयोगी, लेकिन वो थोड़ा सा खुल के नहीं आए। जो आप कहना चाह रही थी वो उतना आए नहीं, आपने लगाए सोपान बराबर। इसके बाद आप आदर्श वाचन में आपका एक निर्देश छूट गया, जो आपको 2 निर्देशों में से एक निर्देश छूट गया था। आपको ये बोलना था कि यदि आप मुख्य बिंदु नहीं निकाल के आए हैं तो आप यहीं अभी निकाल सकते हैं, ये आपको बोलना चाहिए था। इसके बाद आपने जब मूल्यांकन के स्टेप लिए तो आपने 4 स्टेपों का प्रयास किया, लेकिन एक जो क्यों वाला था, 3 नंबर का स्टेप, वरीयता का क्रम क्यों आपने रखा, वो आप बोलना चाहिए था। क्योंकि आप बच्चे नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अभी तो अपन यहाँ प्रैक्टिस करा रहे, लेकिन आप बोल के बता सकते थे। फिर इसके बाद आपने संवाद छोड़ दिया, संवाद आपने पूरे तरीके से छोड़ दिया। संवाद में कोई बिंदु रह गए हैं तो पहले बच्चों से पूछना था, अन्यथा आप कोई बिंदु रह गया तो उसको आपको बोलना था, अन्य संवाद भी आपका रह गया था। और इसके बाद आपने जब उसको डिफाइन किया, पारिभाषिक शब्द, मतलब जब आपने व्याख्या पे आए
तो उसमें भी थोड़ा सा भावासन आपका और जीवनोपयोगी ये भी कमजोर था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने लगाए नहीं, लेकिन कमजोर था, उस पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। और बोधगम्य प्रश्न में आपको प्रश्नोत्तर दोनों, प्रश्न भी बोलना है, उसका उत्तर भी बोलना है। और आपने चूंकि सब प्रश्न उसमें बोल दिए थे, तो जो भी बोधगम्य का आपका स्टेप रहेगा उसमें आपको प्रश्न और उत्तर दोनों बोलने हैं। इसके बाद आपने वस्तुनिष्ठ में भी आपने थोड़ा सा जीवनोपयोगी लगाए, भावासन जीवनोपयोगी वहाँ भी आपने लगाए, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं लगे, इतना मैं कहता हूँ। और सारांश कथन में आपको उत्तर बोलना चाहिए थे, उत्तर आने सिद्धांत वाक्य और परिभाषा का उत्तर, ना कि प्रश्न। और आपने सारांश कथन में वो प्रश्न बोल दिए। बाकी बहुत अच्छा पढ़ाया, यहाँ आकर के पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। अब इस क्रम में शिवानी किशन शाह है, अहमदाबाद, रोल नंबर 321। चलिए आइए। आप अनुभूति पाठ का नाम और अनुभूति इतना हम लोगों को बता दें, क्या पढ़ा रही हैं आप? पाठ पहला, पाठ पाप और पहली अनुभूति। जय जिनेंद्र बच्चों, तो कैसे हो आप सब? हाँ, तो अभी जो अपन ने कल जो पाठ पढ़ा था देवस्तुति, आप उसके बारे में रिवाइज कीजिए। मैं आपको उस पर प्रश्न पूछूंगी। મોડેથી કહી દો એટલે તમે શું લખવા માંગો છો? तो सच्चे देव किसे कहते हैं? हाँ बोलिए, जय लीजिए। ओके। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ सही बात है ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही हमें नमन करना चाहिए कि किसी रागी देव को भी हम नमस्कार कर सकते हैं? नेक्स्ट। अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु को जानने से हमें क्या लाभ होगा जीवन में? ओके। तो देखिए बच्चों, आप सबको फेस्टिवल्स तो बहुत पसंद आते होंगे, है ना। फेस्टिवल्स किस किस को पसंद है? दिवाली, होली। तो सबसे ज्यादा बच्चों आपको दिवाली क्यों पसंद आती है? फटाके फोड़ते हैं इसीलिए, है ना। तो फटाके फोड़ते हैं तो उसमें क्या लगता है आपको पता है? हमें मम्मी तो कहती है फटाके नहीं फोड़ने, पाप पड़ता है। तो पाप क्या होता है, क्या आपको पता है? ऐसे कितने पाप होते हैं ये आपको पता है? तो ऐसे 5 प्रकार के पाप होते हैं, जो कि है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह। तो इसी संबंधी आज हम पाठ में पढ़ेंगे, है ना। तो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 7 पर पाठ 2 पाप आज हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है और सुनकर आप में से किसी को भी उठाकर पूछा जाएगा कि कहाँ से पढ़ना है, तो आप सभी ध्यान रखें। और जो मैंने कल कहा था कि आपको इस पाठ में से बिंदु निकाल कर लाने हैं, यदि कोई ना लाया हो तो वे अभी भी बिंदु मार्क कर सकते हैं। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा? नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। नेक्स्ट। अभी मैं यहाँ से 2 जन को खड़ा करूँगी, उनको मैं जहाँ से मैंने जहाँ से स्टॉप किया है वहाँ से पढ़ना है। और अभी भी जिसने बिंदु मार्क नहीं किए हो वे मार्क कर सकते हैं, और बाकी सभी छात्रों को ये लोग क्या गलती कर रहे हैं ये नोट डाउन करना है। आप पिताजी का पढ़ेंगे और आप जो है वो पुत्र का पढ़ेंगे। उनने पढ़ दिया है, आप आगे बढ़े। तो आप सबको क्या लगता है, इन्होंने कोई भी गलती की है पढ़ने में?
बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। तो अभी आपने कितने मुख्य बिंदु निकाले हैं? आप सभी ने कितने मुख्य बिंदु निकाले हैं? हाँ बोलिए। 5। 5 से अधिक किसने निकाले हैं? 10 से अधिक? ओके, तो आप बताएंगे 5 बिंदु में कौन कौन से होंगे? हाँ, किसी इनके अतिरिक्त कोई बिंदु हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ आप बोलिए। अच्छा, अभी आप इसको वरीयता के क्रमांक पर आपको क्या लगता है कि कौन सा मतलब सबसे मुख्य होगा? हाँ मिताली जी। हाँ ओके, तो आपका क्या कारण है इसको सबसे ऊपर रखने का? हाँ, और आप सभी क्या इनकी बात से सहमत है कि यही बिंदु सबसे मुख्य होना चाहिए? अच्छा, अभी आप सबने बता तो दिया कि ये सब बिंदुओं को हमने मतलब मुख्य किया है, तो आप सबको क्या लगता है कि ये उल्टी मान्यता किसको कहते होंगे? किसी को कुछ आइडिया है उल्टी मान्यता किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ मिथ्यात्व तो कहते हैं, लेकिन उसका भावाभासन उल्टी मान्यता यानी कोई आइडिया? किसी ने कुछ सुना हो पहले? हाँ अच्छा, ये तो एग्जाम्पल दे दिया आपने। फिर आप लोग कह रहे थे कि लोभ को पाप का बाप कहा, लोभ को ही पाप का बाप क्यों कहा? इसका भी कोई आपके पास कुछ है मतलब? हाँ बोलिए। हाँ ओके, तो देखिए अभी अपन यहाँ से पढ़ेंगे कि यहाँ पे पूछ रहे हैं ना बेटा कि मतलब पिताजी ने कहा कि लोभ को पाप का बाप कहा, तो यहाँ पे लोभ को पाप का बाप कहने का तात्पर्य ये है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आपको बहुत सारी वीडियो गेम्स खेलने, मतलब कोई आपके बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है ना? तो वो जब भी मोबाइल देखेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि वीडियो गेम का लोभ तो है, मोबाइल में गेम्स तो है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही मोबाइल दिखेगा चोरी से लेकर जाएगा और अंदर चुपके से बैठेगा और गेम खेलने लग जाएगा, है ना? एक तो कौन सा पाप किया? गेम के चोरी की, है ना? फिर आप उसे पूछेंगे, मम्मी अगर पकड़ ले उसे, मम्मी मैं तो होमवर्क कर रहा था, तो क्या हुआ, है ना? झूठ भी आ गया। ऐसे वो कुशील मतलब कुछ भी देख रहा हो, चित्र वगैरह देख रहा हो, तो वो कुशील में भी आ जाएगा, आ सकता है। मतलब कि लोभ के वश होकर उसने सभी पाप कर लिए कि नहीं कर लिए? इसीलिए लोभ को यहाँ पर लोभ के वश में जीव आकर सब पाप कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, या कि हिंसा भी कर सकता है। इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा है ना? फिर यहाँ पे कहा कि लोभ को तो पाप, लोभ के वश होकर जीव घोर पाप करता है। फिर कहते हैं कि मिथ्यात्व के वश होकर जीव पाप करता है ना? आपको ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लगा कि लोभ भी बोल रहा है, कभी बोल रहा है मिथ्यात्व? तो ऐसा क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण जब कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट भाषित होती है तो अच्छी वस्तु का तो लोभ होगा कि नहीं होगा, है ना? अच्छी वस्तु चाहिए तो उसके लोभ में आकर सभी पाप करेंगे। नेक्स्ट ओके, यहाँ पर अभी अपन जो है इसको एक कथा के माध्यम से समझेंगे। मतलब कथा यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि मिथ्यात्व क्या है भावाभासन के लिए। कि एक बार आप कुछ मतलब खा रहे, किचन में गए, तो आपने शक्कर की डिब्बी भी वही थी, सॉल्ट की डिब्बी भी वही थी, जो पाउडर शुगर है, तो आपने खाने में खाते खाते शुगर डाल दिया सॉल्ट समझकर, तो ये क्या हो गया? उल्टी मान्यता। क्यों? क्योंकि जैसी वस्तु थी वैसा तुमने नहीं समझा, उसे क्या कहेंगे? उल्टी मान्यता। तो इससे हम सबको क्या कंक्लूड करना चाहिए कि हमारे जीवन में जब भी कोई भी वस्तु को इष्ट अनिष्ट मतलब उल्टा ना मानकर जैसा है वैसा करेंगे तो हम सारे ही पापों से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं? बच सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमारे जीवन में मिथ्यात्व पढ़ने से क्या लाभ होगा कि मिथ्यात्व पढ़ने से हमें मिथ्यात्व क्या है वो पता चलेगा, उसके माध्यम से सच्ची मान्यता यानी कि सच्ची श्रद्धान होगी। अभी सॉल्ट पता चल गया तो सॉल्ट का श्रद्धान हो गया, तो फिर से ये गलती होगी नहीं होगी, यानी कि सच्चा श्रद्धान होने पर पाप छूट जाते हैं, है ना?
अभी आप सब लोग अपनी कॉपी निकालेंगे, मैं यहाँ से परिभाषाएं बोलूँगी तो आप लिख लेंगे, है ना। तो लोभ क्या है? लोभ पाप का बाप है। ओके। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। पाप कितने होते हैं? नेक्स्ट। ओके। अभी यहाँ पर उल्टी, अभी जो अपन ने परिभाषाएं पढ़ी, अब अपनी सभी लोग अपनी कॉपी रख दीजिए पहले। तो अभी अपन परिभाषाएं करेंगे ना। तो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या कषाय कहते हैं? उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? लोभ पाप का बाप है या नहीं? नेक्स्ट। ओके। अभी आज हमने देखा कि मिथ्यात्व और लोभ के कारण इसके वश होकर जीव बहुत पाप करता है, घोर, मतलब जिससे हमें अधोगति भी हो सकती है, नरक भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे पापों को हमें नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, हो गया? हाँ। और कुछ करेंगे इसके बाद? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत, एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हों, तो वो आपको बतानी है पहले आप लोगों से। जो उन्होंने पूर्व पाठ मूल्यांकन किया था, उसमें जीवन उपयोगी और भाववसन जो परख है वो क्वेश्चन नहीं पूछे थे उनने, इसमें भी वो पूछे थे। और मतलब जब संवाद शैली का आया था तो उनने पिताजी का जो मतलब जो पिताजी थे वो उन्हें लड़कियों में से चूज किया था, वो इधर साइड से चूज करना था उनके लिए। और जो बोधगम्य प्रश्न उत्तर हैं, जो खाली उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों बोल रहे थे, उनने खाली क्वेश्चन बोला था। अच्छा, इसने क्या गलत बताया इनके में? इसने 2-3 बातें बताई, इसने सुना नहीं है, या तो कुछ बोधगम्य प्रश्नोत्तर में उनने प्रश्नोत्तर दोनों बोले थे क्या? तुमने सुना नहीं। चलिए और कोई बोले, इनको छोड़ करके जो इसने बताई है उसको, उसके अतिरिक्त। उन्होंने अनुकरण वाचन में बोला कि मैंने जहां से रोका वहां से पढ़ना, जबकि स्टार्ट से पढ़ाना होता है। बहुत अच्छा। आपने बोला था मैं स्टॉप हो रही हूं, इसके आगे से आपको पढ़ना है अनुकरण वाचन में, ये उसने नोट किया। हाँ, और बोलिए। हाँ, उन्होंने स्पष्टीकरण में भाववसन बोल दिया। चलिए ठीक है। और उन्होंने है ना परिभाषा बोला, जबकि प्रश्न बोलना था। ठीक है, बस। और कोई बताया? हाँ, वो बोला। इस तरफ से कोई गलती नहीं की आपके हिसाब से? इन्होंने बोधगम्य प्रश्नोत्तर के पहले बच्चों के डाउट नहीं पूछे कि कोई डाउट तो नहीं है। वो ये पूछना पड़ता है क्या? ये तो पाठ्यक्रम में नहीं बताया हम लोगों ने। तो भी बच्चों में फिर डाउट रह जाएंगे, तो वो फिर उन्हें अगले दिन पाठ में दिक्कत होगी, पूर्व पाठ मूल्यांकन पूछने में। चलिए ठीक है। और कोई? अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा मिलान करना है। वैसे बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब इसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं रही उनकी। इसमें जब आपने उद्देश्य कथन किया, तो उद्देश्य कथन आपने थोड़ा सा विस्तार ले लिया। आपको वहाँ 5 पापों के नाम नहीं गिनाने थे, आपने उद्देश्य कथन सरल किया, रोचक किया, लेकिन जो संक्षिप्त था वो विस्तार हो गया। ये थोड़ा सा उसमें अपन को इतना विस्तार करने की, आप 5 पाप आप यहाँ बता दोगे तो फिर आगे कहाँ अपन चलेंगे। इसके बाद आपने जब जैसे आप व्याख्या कर रहे थे, तो व्याख्या में जैसे आपने मिथ्यात्व को पढ़ाया और आपने भावासन जीवनोपयोगी भी लगाया, लेकिन यदि हम नेक्स्ट नहीं बोलते हैं तो आपको आगे राग द्वेष को भी पढ़ाना था। आप सीधे बोधगम्य पे आ गए। यदि हम यहाँ से बोलते नेक्स्ट, तो आप सीधा बोधगम्य पे आते।
क्योंकि अभी आपका पूरा विषय हुआ नहीं है। अन्य स्पष्टीकरण में आपको ये बात विशेष ध्यान से रखनी है, क्योंकि ये व्याख्या मेन पॉइंट है। तो आप वहाँ पर जब तक हम यहाँ से नेक्स्ट नहीं बोलते हैं तब तक आप आगे के बिंदु पे पढ़ाना चालू कर दें। सभी लोगों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अन्य वहाँ थोड़ा सा और विस्तार चाहिए था। आपने सारांश कथन किया, कौन बताएगा? सारांश कथन किया इनने? सारांश कथन आपने स्पष्टीकरण किया और मैंने पूछा हो गए, तो आपने कह दिया हो गए। तो सारांश कथन लगेगा कि नहीं? आप ही से पूछता हूं, लगेगा। अने वो भी आपने सारांश कथन नहीं किया। और कोई विशेष बात हो तो भाई सब नहीं, ये जो अपन देख रहे हैं इससे ये चीज स्पष्ट है कि आप सब लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल सही ढंग से समझ लिया है। अब जो एक्सपर्टाइज तो प्रैक्टिस से आती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हो जाएगा। इसमें जो गलतियां भी निकल रही हैं ना, उनमें ज़्यादातर तो डिस्क्रिशनरी भी होती हैं। जैसे उद्देश्य कथन है, अब उसमें कोई ये सीमा तो बंधी नहीं है कि 4 लाइन का होना चाहिए। तो कभी कोई ये भी कह सकता है कि आपने ज़्यादा छोटा कर दिया, कोई ये कह सकता थोड़ा आपने ज़्यादा बड़ा कर दिया, या रोचक था नहीं था। ये डिस्क्रिशनरी तरह की चीज़ें होती हैं। यही बात भाव भाषण परक और जीवनोपयोगी में भी हो सकती है। और ये बात तो सही है, जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ेगा ना, तो एग्जाम्पल्स एकदम सटीक उसी बात को समझाने वाले तब आएंगे, चिंतन इसके बारे में बढ़ेगा। तो इट विल टेक अ ड्यू कोर्स, समय लगेगा। परंतु अपना इसका उद्देश्य ये है कि आप शिक्षण पद्धति के सारे स्टेप्स समझ जाएं, तो आपकी बात से, आपके पढ़ाने के ढंग से लगता है कि वो सबके समझ में आ गए हैं, पढ़ाने के ढंग से भी। और जिन लोगों ने गलतियां निकाली उनसे भी ऐसा लगता है कि सबको ये बात समझ में आ गई है। तो बहुत अच्छी प्रगति है, क्योंकि अभी 9 दिन 10 दिन हुए हैं और उसमें इतना अच्छा है। अपने पास और 8 दिन है, तो इसमें अपन परफेक्शन की तरफ और बढ़ सकते हैं, और फिर लाइफ में आपको प्रैक्टिस करनी है। सो इट इज वेरी गुड। वहाँ भी आप लोग आपस में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ से आप नाम, अगर कोई अपना स्वैच्छिक आता है तो ठीक है, अन्यथा हम फिर कक्षा अध्यापकों से नाम लेंगे। कोई खुद बताना पढ़ाना चाहते हैं? स्वैच्छिक आता है तो आप लोगों में से कोई वॉइस में से? मनीष जी की क्लास से कोई आएगा क्या? एक्स्ट्रा क्लास लग रही है आप लोगों की। मनीष जी इतना मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, एक जन यहाँ कोई आके प्रेजेंट करेगा? अच्छा, एक काम करो, यहां आकर के आपको पढ़ाना है? हाँ, आ जाओ। यहाँ वैसे ट्राई ही करना है। ट्राई करिए, ठीक। हाँ। आप बोल दीजिए, बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं, बोल दीजिए। पाठ पाप है, उसमें दूसरे दिन की प्रथम अन्विति और एक ही अन्विति है, इसलिए उसमें सारे सोपान लगेंगे। तो बोर्ड कार्य वगैरह। रोल नंबर? रोल नंबर आपका रोल नंबर, चलिए नाम बोलिए। 255 जेली दोषी। प्रकरण में है परिग्रह और पाप। जय जिनेंद्र बच्चों, कैसे हो आप सब? और अब आप बिंदास आगे बढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। कल हमने 4 पाप के बारे में पढ़ा था और आपसे घर पे कहा था कि वो याद करके आना। कौन कौन याद करके आया है?
क्या आप सभी ने याद किए हैं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। मैं कुछ प्रश्न उसमें से पूछूंगी, जिसको आता है वो हाथ ऊपर करेंगे, कोई सामूहिक रूप से जवाब नहीं देगा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया। हिंसा के कितने प्रकार हमने कल पढ़े थे? बताइए। बहुत बढ़िया। क्या इनका आंसर सही है? मैंने कहा था कि जिसको आंसर देना है वो हाथ ऊपर करेंगे, कोई भी सामूहिक रूप से आंसर नहीं करेगा। शक्कर को नमक मानना, क्या यह मिथ्यात्व है? तो क्यों है? शक्कर को नमक मानना, पीसी हुई शक्कर को नमक मानना, या रेड चिली पाउडर को हम रेड होली के कलर के साथ रखे उसको मानना, चिली पाउडर को रेड कलर मानना, क्या यह मिथ्यात्व है? यदि है तो क्यों है? बोलिए। सही है, बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व के बारे में, मिथ्यात्व का स्वरूप समझ के हमें अपने जीवन में क्या फायदा हो सकता है। मिथ्यात्व का स्वरूप हमने कल समझा कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। उसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें तो हमें क्या फायदा हो सकता है? बोलिए। हाँ, तो उससे वस्तु का सच्चा स्वरूप समझ के हमें क्या फायदा हो सकता है, हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बढ़िया। कल हमने क्रमशः हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील पढ़ा था। आज हम परिग्रह और पाप की जो मुख्य व्याख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी अपनी किताबें खोल ले वे, पेज नंबर 7, गुजराती में पेज नंबर 7 है, हिंदी किताब में जो भी पेज नंबर हो आप निकाल ले वे। पुत्र के संवाद से स्टार्ट करेंगे। घना रुपया भेगा करवा तेज परिग्रह छे, हिंदी किताब में आप देख ले, पेज नंबर शायद एक आध आगे पीछे होगा। जब तक मैं पेज नंबर 9, हिंदी किताब जिसके पास है पेज नंबर 9, मैंने आपको इस परिग्रह और पाप के बारे में कल गृह कार्य में होमवर्क दिया था कि आप पढ़े और आपको जो बिंदु इंपॉर्टेंट लगते हैं वो अपनी किताब में नोट कर लेवे। यदि किसी ने नोट नहीं किए किसी कारणवश, तो जब तक मैं यहाँ से वाचन कर रही हूँ आप अपनी किताब में उसे नोट कर लेवे। और जिस प्रकार कॉमा, प्रश्न, वाचक प्रश्न को मैं जिस हिसाब से पढ़ रही हूँ, आपको भी जब मैं वाचन कराऊँ उसी बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट। अच्छा, आप 2 जन खड़े हो जाइए। आप पिता का पात्र निभाएंगे और आप पुत्र का पात्र निभाएंगे। जब तक ये दोनों जन वाचन कर रहे हैं आप क्या करेंगे? आप भी अपना ध्यान बुक पे रखेंगे, उंगली अपनी बुक की लाइन पे रखेंगे और देखना है कि ये दोनों जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की अशुद्धियाँ हो रही है। अगर हो रही है आपको लगता है तो आप अपनी किताब में उसे भी नोट कर लेवे, और आप अपनी उस किताब में उसे भी नोट कर लेवे। और अगर मेरे वाचन करते समय आपका कोई बिंदु रह गया हो लिखना, तो आप फिर से ये लोग जब तक वाचन कर रहे हैं आप उसे भी अपनी किताब में नोट कर लेवे। हाँ, चलिए पढ़ लिया इन लोगों ने। इसके बाद किसने मुख्य बिंदु नोट किए हैं? 2 से कम। किसने 2 से कम मुख्य बिंदु नोट किए हैं वो हाथ ऊपर करे। 2 से ज्यादा? बहुत बढ़िया। आप अपना एक बिंदु बताइए। इन्होंने बिंदु बोला है परिग्रह किसे कहते हैं। इसके अलावा किसी ने और बिंदु निकाले हैं तो वो बताइए। आप सबने हाथ ऊपर नहीं उठाए तो क्या आप सबने बिंदु नहीं निकाले? आपको बोला गया था कि वाचन करते समय आपको बिंदु निकालने हैं। क्या आप सभी ने बिंदु नहीं निकाले? अच्छा बताइए। इसके अलावा भी बिंदु है क्या? किसी ने और ने निकाले हैं बिंदु? बताइए। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अच्छा, तो अभी इस सारे बिंदुओं को कौन वरीयता क्रम से लगाएगा? इस सारे बिंदुओं को अपने आपको वरीयता क्रम से लगाना है। और इसमें भी शेष बिंदु रह गए हैं, जैसे कि दुख का कारण नहीं, वो तो बताया। परिग्रह 24 है और उसमें मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह है। और इस बिंदु को आपको
क्रम से लगाने हैं। आप लगाइए। अच्छा, आपने ये जो क्रम लगाए उसका क्या कारण है कि आपने पहले क्रम में मिथ्यात्व परिग्रह वो रखा? बाकी सारे जन क्या इनकी वरीयता क्रम से सहमत है? आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, पर मेरे हिसाब से वरीयता क्रम थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसे कल हमने 4 प्रकार के पाप की चर्चा की थी, तो उस क्रम में पहले 5वां पाप लेना चाहिए और फिर सारे शेष बिंदु उसके नीचे लगाने चाहिए। ઘણા રૂપિયા, મકાન વગેરે ભેગા કરવા એ તો પરિગ્રહ છે જ, પણ ખરી રીતે તો તે ભેગા કરવાનો ભાવ, તેના પ્રત્યે રાગ રાખવો અને તેને પોતાના માનવા એ પરિગ્રહ છે। ये परिग्रह की डेफिनेशन जो हमारे बिंदु में सबसे पहले हम लोग ने वरीयता क्रम से सेट किया है, वो परिग्रह की डेफिनेशन है। तो इस परिग्रह की डेफिनेशन में 4 पॉइंट आते हैं। इसे हम पॉइंट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे घना रुपया, मकान वगैरह पैसे भेगा करवा यानी कलेक्शन करना, उसको जमा करना। हम परिग्रह को इतने ही रूप से जानते हैं। बाहर में कुछ वाटर बॉटल का कलेक्शन किया या कुछ पेंसिल का कलेक्शन करना है तो उसे ही हम परिग्रह की डेफिनेशन में लेते हैं। बट असल में इसमें और 3 बिंदु है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे वास्तव में तो उसे जमा करने का भाव भी, जमा किया नहीं किया, दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट गोज टू नेक्स्ट लेवल। पर पहले उसका मन में हमने भाव किया तो वो भाव करना भी परिग्रह में शामिल किया जाता है। उसके प्रति राग रखना, दिस इज 3rd पॉइंट, उसके प्रति राग रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी अच्छी डिज़ाइनर ड्रेस को देख के हमारे मन में आया, अरे वाह ये ड्रेस तो कितना अच्छा है, तो वो भी परिग्रह की परिभाषा में उसे भी हम शामिल करते हैं। और उसको खुद का मानना, तेने पोताना मानवा, उसको खुद का मानना। नेक्स्ट उसी के आगे बढ़ना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद क्या आएगा? एक्सप्लेन कर रही थी, उसके बाद आगे चल रहे हैं। अच्छा हाँ, जैसे कि अभी हमने परिभाषा की डेफिनेशन देखी, ये मेरा आवाज़ अच्छा है और मैं अच्छा गाती हूँ, तो क्या ये परिग्रह की डेफिनेशन में शामिल होगा? क्यों होगा? वेरी नाइस, क्योंकि उसके प्रति मुझे राग है तो यह भी परिग्रह की डेफिनेशन में शामिल होगा, क्योंकि मिथ्यात्व को सबसे पहला परिग्रह कहा है। इसलिए ये शरीर के प्रति हमारी मान्यता उल्टी है, तो उसे भी हम परिग्रह की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। ये सब पढ़ने से हमें हमारे जीवन में ये पता चलता है कि किसी चीज़ के प्रति राग रखना या मात्र भाव करना भी परिग्रह है। तो हमें उसे अपने जीवन में जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगता है हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम उस रूपी पाप करने से बच सकते हैं। सभी अपनी किताबें खोल ले वे। मैं यहाँ से जो परिभाषाएं लिखा रही हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करें। परिग्रह किसे कहते हैं? नोटबुक में नहीं लिखाना। परिग्रह किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? तो दुख का कारण जो बुरा कार्य है उसे पाप कहते हैं। परिग्रह कितने होते हैं? तो 24। नेक्स्ट। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। दुख का कारण बुरा कार्य को हम पाप कहते हैं या नहीं? जिसको भी आंसर आता है वो हाथ ऊपर करेगा, कोई सामूहिक रूप से आंसर नहीं देगा। दुख का कारण बुरा कार्य है उसे हम पाप कहते हैं या नहीं? बहुत बढ़िया। दुख का कारण बुरा कार्य उसे हम पाप कहेंगे या पुण्य? पीछे कोई चेयर में से कोई बोलेगा? वेरी नाइस।
दुख का कारण बुरा कार्य, उसे हम क्या कहते हैं आंटी? और पाप किसे कहते हैं बॉयज में से? हाँ, दुख का कारण। बहुत बढ़िया, क्या इनका आंसर सही था? वस्तुनिष्ठ हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? अभी वस्तुनिष्ठ में अभी आपने एक स्टेप लगाए हैं, इसके बाद उस और कुछ करेंगे वस्तुनिष्ठ में, तो वो करिए। तो हमने आज पढ़ा, तो ये जो पाप का डेफिनेशन पढ़ा, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ या जो भी कार्य हमें दुख देने वाले हैं उसे हमें जीवन में छोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक गोपाल नाम का लड़का था, वह शॉपिंग मॉल में गया तो उसने वहाँ एक अच्छा सा रोबोट देखा, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन का, और उसे अपने घर में एक टॉय हाउस बना के रखा था जिसमें वो सारे न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन के टॉय का कलेक्शन करता था। तो उसने देखा कि ये टॉय तो लेटेस्ट है, मम्मी साथ में आई नहीं थी, इसलिए टॉय खरीदने के पैसे उसके पास थे नहीं, वो तो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने गया था। तो वो टॉय को देख के उसके मन में ऐसा भाव हुआ कि यार ये वाला टॉय अगर मेरे टॉय हाउस में लग जाए तो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा के बहुत अच्छा बन सकता हूँ। तो क्या गोपाल ने कोई पाप किया? यदि किया तो कौन सा किया और क्यों किया? सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या गोपाल ने कोई पाप किया? मैंने पहले ही कहा था कि जिसको भी आंसर आता है वो हाथ ऊपर करेगा, कोई सामूहिक रूप से आंसर देगा नहीं। हाँ आंटी बताओ। बहुत बढ़िया, आंटी ने कहा कि गोपाल ने पाप किया। यदि किया तो कौन सा वाला पाप किया? हाँ आंटी, और क्यों किया? डेफिनेशन में लगाओ, डेफिनेशन हमने 4 पॉइंट से गठित की थी ना। नेक्स्ट आज हमने परिग्रह का और पाप की सामान्य रूप से चर्चा की, और हमने यह देखा कि हमें अपने जीवन में पाप और 5 पाप रूपी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। मिथ्यात्व, दुख का कारण बुरा कार्य क्या है? दुख का कारण बुरा कार्य क्या है? दुख का कारण, चेयर में पीछे बैठे भी आंसर दे सकते हैं। दुख का कारण बुरा कार्य क्या है? बहुत बढ़िया, दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। 24 परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? कौन सा है? बहुत बढ़िया। आज हमने जो पढ़ा वह घर पे जाके आप एक बार रिवाइज करेंगे, और कल हम कषाय चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप सभी कषाय चैप्टर एक बार पढ़ ले और उसके मुख्य बिंदु अपने रूप से घर पे निकाल के कल ले आएंगे। कल मैं सबसे पूछूंगी कि आपने घर पे होमवर्क किया या नहीं। कैसा पढ़ाया? बहुत अच्छा। हाँ मनीष जी, ये लोग बोल रहे हैं कि आपको हिचक क्या थी? इतना अच्छी तैयारी थी तो आपको हिचक क्या थी पढ़ाने में? बहुत अच्छा पढ़ाया, जितनी अपन अपेक्षा कर रहे हैं। 10 दिन के बाद ऐसी स्थिति आना चाहिए, वैसी स्थिति बराबर आ रही है। अब चलिए, कोई बताएगा कोई गलतियां रह गई हैं क्या, हुई है कोई गलती? नए लोगों से पूछो, ये तो बार बार यही बताते हैं। जिसने बोला नहीं है, तुम भी बोल चुके हैं। और कोई नहीं निकाल रहा क्या गलतियां? ये अपना ये फॉर्मेट दिया है अपन अपने लिए। हाँ शाबाश, निकालिए कोई गलती है। वस्तुनिष्ठ में भाववासन परक का क्लियर नहीं किया। वस्तुनिष्ठ में भाववासन परक क्लियर नहीं थे, चिराग भाई का कहना है। चलिए अपन अभी चर्चा करेंगे। और हाँ चलो, हाँ मैं चलूँ। जीवन उपयोगी में वो उन्होंने दिया नहीं था, मतलब पूर्व पाठ मूल्यांकन वाले में जीवन उपयोगी नहीं दिया था। इसमें पूर्व पाठ मूल्यांकन में, पूर्व पाठ मूल्यांकन में जीवनोपयोगी लगाया था कि नहीं लगाया था? चल, और उन्होंने सारांश और विशेष गुरु कार्य नहीं दिया था। बहुत अच्छा। सारांश कथन आपको थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बोलना था,
वो नहीं बोला। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना था, वो आप नहीं आए। सारांश कथन उतना खुल के नहीं आया जितना आना चाहिए था। आपने किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आया नहीं पूरा। चलिए, और पूर्वपाठ कोई गलती? मूल्यांकन जो किया था उसमें निर्देशन नहीं दिया था। पूर्वपाठ मूल्यांकन में निर्देशन नहीं किया था उन्होंने। क्या निर्देश देना था, आप बताइए। वो ही कि जो कल रीडिंग करके आए तो एक बार रिवाइज कर दे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करूंगी इसे, लेकिन वो बाकी रह गया था। बराबर। चलिए, और कोई? जो पिता और पुत्र का था तो उन्हें पिता पुत्र 10 ही लड़कियों में, मतलब महिलाओं में से वो क्लास उतना ही समझ रहे थे, इस तरफ उनकी क्लास थी ही नहीं। ये ऐसा नहीं करना है, आपकी गलती है। आपको इस तरफ भी क्लास मान के चलना है, ये सब बैठे हुए हैं। चलिए, और कोई गलती? और कोई गलती? उद्देश्य कथन नहीं किया था उन्होंने। नहीं किया था। उद्देश्य कथन नहीं किया था, ये कह रहा है। उन्होंने पहले प्रकरण बोल दिया, फिर जय जिनेंद्र बोला। पहले प्रकरण बोला, फिर जय जिनेंद्र बोला। पहले यूं करना था, जय जिनेंद्र पहले बोलना था, फिर प्रकरण बोलना था। चलिए, ठीक है, वो चलेगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे। हाँ, अच्छा, बोलिए। वो- और कोई गलती जल्दी बोले फिर अपन। पूर्व पाठ मूल्यांकन में पूरा पाठ कवर नहीं किया, जितना अभी परिग्रह से पढ़ाया था उन्होंने अभी परिग्रह से पढ़ाया था। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये कवर ही नहीं हुए। उन्होंने मिथ्यात्व का ही किया पूर्व पाठ मूल्यांकन में। समय कम था, बाकी आपको ये करना चाहिए आगे का। 3 अनुमिति पढ़ाई हैं आपने, उतना अपन को पूरा कवर करना। तो एक आगे से प्रश्न पूछना था, एक पीछे से पूछ लेते तो हम लोग समझ जाते कि आपने पूरा ले लिया। जैसे आप प्रारंभ में आपने एक मिथ्यात्व का पूछा, फिर अंत में जाके आप एक कुशील संबंधी अगर कोई एक प्रश्न पूछ लेते तो हम लोग ये सेटिस्फाई हो जाते कि आपने पूरा पूर्व पाठ मूल्यांकन ले लिया है। आज वो भाई नहीं आए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले आज पाठ योजना में? अच्छा, पाठ योजना में। ओके। चलिए, और कोई गलती? हाँ, बोलिए जल्दी। बोलिए। संवाद पहले ले लिया था, चौथा जो निर्देश था ना उसके पहले संवाद ले लिया था। संवाद को आपने थोड़ा सा क्लियर नहीं किया था। आने जो पॉइंट रह गए थे वो आपने थोड़ा सा पहले, जैसे वो कह रहा ना, वहाँ आपने उसको टच कर लिया था। आपको मूल्यांकन के स्टेप के पश्चात प्रॉपर आपने नहीं ले पाए इतना संवाद। और कोई गलती? हाँ, पीछे हमारे अध्यापक गण बता रहे। ने अनुकरण वाचन किया था, उसके बाद इन्होंने बच्चों से गलतियां पूछी ही नहीं। बराबर, ये लगा है मैंने। गलतियां आपने पूछी नहीं। आपको ये पूछना था, इन लोगों ने कैसा पढ़ा नहीं। मैंने बोला था इसके आगे आप स्टेप जाइए, तो आपको ये गलतियां भी पूछना था, वो बराबर नहीं पूछा। दूसरी गलती इन्होंने जब परिग्रह और पाप लिया तो इन्होंने सीधा परिग्रह की डेफिनेशन व्याख्या में समझाई, जबकि पहले परिग्रह को समझाना था। हाँ, पाप की समझाई, परिग्रह की नहीं। बराबर। और उसमें वस्तुनिष्ठ पद्धति में भी पहले जो परिभाषा आती है, पहले अगर उस पर चारों सोपान नहीं लगते हैं तो दूसरी परिभाषा लेते हैं। इन्होंने सीधी पहले पाप की ही परिभाषा ली, जबकि परिग्रह की परिभाषा पहले ली जा सकती थी। बराबर। और आपने परिभाषा भी उच्चारित नहीं की थी वस्तुनिष्ठ में, सोपान में। और कोई गलती? जीवनोपयोगी भी नहीं लिया वस्तुनिष्ठ में। जीवनोपयोगी आपने थोड़ा प्रयास किया था, लेकिन आया भाषण नहीं। लिया था, जीवनोपयोगी नहीं। चलिए, बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। जितनी मैंने गलतियां निकाली थी वो आपकी पूरी गलतियां निकल आई हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारे जो प्रतिष्ठाचार्य महोदय हैं, आदरणीय रजनी भाई दोषी, उनके परिवार से आप हैं, इसलिए हम आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। अब यहाँ से चिद्रूप जैन। Jai Hind everyone, how are you? Fine? Okay, so everyone take out your Balbodh Bhag part 2. I will be telling you which chapter we have to read, and read the previous chapter we have read yesterday. I will be asking questions from it.
The my prakran is perverse faith, mithyatva, and greed. Greed, lobe. So let's begin. So yesterday we studied the part of Sachedev, studied the part of the prayer Devi Stuti from Balbodh Patmala part 2. So I will be asking question. I think that you must have well prepared the chapter. So tell me the definition of Sachedev. Anyone? Yes, tell me. Don't expect answer. You just only carry on. questions. No. Only questions. Now tell me what does Jnani is asking from Dev in the second and third line. Yes, you tell me. Okay, so my next question is, in which lines does the Jnani, the person who is writing the poem, has desired to leave all the 5 sins? Yes, tell me. Yes, you tell. Okay. What are the hetu or the reasons of dukh mentioned in this particular stuti? In this prayer, their word is mentioned kuriti. So tell me what activities of belief can be concluded in kuriti. Yes, tell me. Next. Yes. Now I have a question. That what did you understood from the second and the third prose of this Devi Stuti? Yes, you tell me. And what is poet trying to indicate from the 5th prose? Yes. Next. Okay. Now I have a situation. You have to tell me what would be this concluded in this situation. Advait is a boy who goes to different cities and conducts seminar whenever he is free to arouse youngsters' interest in Jainism. And he also read Jain Granths to gain the knowledge. So now tell me which of the lines he is following from this Devi Stuti. Next step. Okay, I think you all have did well and prepared this part. So today we will be reading a new part. Okay, so students, we have studied in this Devi Stuti only in the second and first half of the third prose that we should not speak lie or not to rob someone, etc. and etc. in the second prose and the first half of third prose. So what does these 3 lines indicate? Yeah, anyone can tell? No problem. In these lines, they have tried to indicate sins. So today we will be reading about sins. Okay. So I will be reading the chapter and you all have to pay attention because after me you all also have to read the chapter like I have read, and I also told you guys to take out the important points. If anyone of you has not taken out, please mark them now because I will be asking the points from you. Next. Okay, so as I told you, now you have to read the part. Yes, you stand up and you stand up. You will be father and you will be son. And else mark the mistakes they are making. See in the book, I will make anyone study from in between. So pay attention, and still who doesn't have marked the points, mark them. This is the last warning for you all. Yes, start reading. Next. Okay, so what do you guys understand? Okay, let me explain. Okay, so any points? Yeah, you have taken out how many points? Yes, you. 2 points. Anyone more than 2? More than 2 points? 4. Okay. So, yes, tell me, how did you prioritize your points? What is the indication of prioritization in these points you have marked? Okay. So, is anyone here who disagree with the following prioritization? If yes, then why? And if no, then great. Okay. So, the points he has left is that the greatest sin is wrong faith, induced by which living being commits all type of sin. So, mark this important point that wrong faith is the most dangerous sin unless this is done away with. The circle of life and death does not cease to operate again and again. This is the most important point. Then the next, I think he have concluded all, but if anyone has still not marked, mark this point as the first most important point in the prioritization. Okay, now anyone who thinks a point is left? Any point which is left by him?
Okay, so now I will explain you what this part of chapter is trying to explain us. In this chapter, the greatest sin, in this chapter, it is mentioned in the very beginning that the greatest sin is wrong faith, induced by which living being commit all type of sin. So here, author is trying to explain that we think that different things are sins, but the greatest sin in this world is wrong faith, because of which we do all type of sins. So till we will not leave wrong faith, we would not be able to leave all other kind of sins. And next, you have to understand this, that wrong faith, mithyatva, means perverse faith. It means this mithyatva, perverse faith, and wrong belief. These are all synonyms. Greed is also called father of sin. Greed is also called father of all sins, as mentioned in this chapter. But why? It is called father of all sins because of greed, a person do all kind of sin. But in the root cause of greed also, there is something which make you do greed. So what is it? Mithyatva is the reason due to which you do greed. That's why it is said that you have to firstly leave perverse faith, mithyatva. Then only you will be able to leave all Next. Okay, so as we have heard that without leaving wrong faith, cycle of in the last paragraph, without leaving wrong faith, cycle of life and death will continue. So firstly, our duty is to leave wrong faith. So why? Why is the wrong faith reason of all of our cycle of life and death? Why do have to pay the whole loss of our life because of this mithyatva? So as we have studied in the last chapter of Balbodh part 1, Mukti Puri, that salvation is our abode, which is totally less of all kind of pain, all kind of sorrows, and all kind of worry. But at that point, what is stated in it? Next. Okay, so the correct understanding of root cause of sansar is perverse faith. So when we will understand that the root cause of sansar, the cycle of life and death, is perverse faith, we will automatically try to leave it, to eradicate it from our life. So how can you eradicate it? So in this chapter only, in the Which step is going on? Jivanupyogi. Next. Next. Okay, so I think you all have listened and understood the chapter well. So now take out your notebook and your pen. I will make you write question and answers, and you all have to write, and you have to learn them tomorrow too. Okay, everyone have take out your books? Great. Right, what is the greatest sin? Answer. The greatest sin is wrong faith. Second, why? Next. Okay, so now I will be asking you some questions orally. You have to answer them, because these are very simple questions. Everyone have to answer them, and no one will raise their hands. I will ask randomly to anyone. Okay, so as we have studied that the greatest sin is wrong faith, induced by which living being commit all type of sin. So now tell me, the greatest sin is wrong faith. Is it true or false? Yes, you tell me. Great. So, Next. okay. So, next we have studied that wrong faith is the most dangerous sin. Unless this is done away with, the circle of life and death does not cease to operate again and again. So now tell that wrong faith is the most... Next. Okay. So tell me, can we stop committing all the sins without leaving wrong faith, mithyatva? So the question is that can you stop committing all the sins without leaving mithyatva? If the answer is yes, tell me how. How would you be able to leave all kind of sins without leaving mithyatva? Okay, next question is why one can't stop cycle of life and death without leaving perverse faith? So, we have studied in the Mukti Dham part that if we want to go to our abode, to salvation, we have to understand ourselves different. We have to discriminate ourselves from others, all the other living beings and all other substances. So, here the question is, how would you attain Godhood, salvation, with the help of leaving perverse faith? Okay, now I have a situation for you. You have to answer what would happen in this situation.
we can take a boy, Ram. Ram is a boy who want to attain godhood. Ram is a boy who want to attain godhood, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है. So now what must be his first step to the way of godhood? Anyone? Yes, you tell me. Okay. So next. So now we have studied this part of chapter. In the next class, you all have to revise this. I'll ask the questions and do study the next part of the chapter and take out the points. Like in today's class, that you haven't marked all the points. It should not happen in the next class. And so I think this is the time to conclude the class. I will just repeat all the points so that it will be easy for you to understand. The greatest first point, which is most important, is that wrong faith. Next. So I think the time is over. I would like to conclude the class, and everyone should study the next part of chapter very carefully. Thank you. Jai Jinendra. So nice. Great job. Any mistakes you found? समझ में नहीं आया ऐसा? Anyone? एक चीज तो समझ में आई ना, बहुत अच्छा पढ़ाया. Yes, nice. The speed was so fast, है ना? There should be moderate speed. एक फादर एंड सन सिलेक्ट करते टाइम बहुत फटाफट बोल गए, फादर कौन सन कौन मालूम ही नहीं पड़ा. चलो ठीक है, वो तो हो गया. उसने पहले होमवर्क दे दिया, फिर सारांश बोला. ठीक था, उसमें तो इशू नहीं था. हाँ, नहीं, उद्देश्य कथन उन्होंने जो बनाया था वो देव स्तुति पाठ से ही बनाया था. थोड़ा समझ में नहीं आया होगा. उससे कनेक्ट किया था. स्तुति में 5 पापों की बात की ना, उसी पाप से उसने कनेक्ट किया था. हाँ. तो रोचक था और रिलेवेंट था, ऐसा कह सकते हैं अपन. अनुकरण वाचन में उन्होंने लाइक आफ्टर ही सेड एक्सप्लेन्ड, वाचन होने के बाद उन्होंने गलतियां नहीं पूछी कि बच्चों ने क्या गलतियां करी. ठीक है, और कोई? I don't want to explain any mistakes from his speech, but I would like to appreciate his effort because it was only single communication. So he did not get any response from the audience, and then after it seems he was so confident about its act only. So I really appreciate his task. Yes, we all are agree with him and you. Overall effort was so nice. I would like to say one thing about concept clearing. Bhav Bhasan, है ना? I think there should be some effort more. It will be so nice. जब आपने समझाया था मिथ्यात्व के बारे में, है ना, तो उसको और डिफाइन करना चाहिए था आपको कि false faith है, तो it is different from लौकिक एंड अलौकिक, है ना? उसको और डिफाइन कर सकते थे. ओवरऑल वेरी गुड. अगेन क्लैपिंग फॉर हिम. जिनकी पाठ योजना बन गई है वो अपने कक्षा अध्यापक के पास जमा करेंगे, और जिनकी रह गई है वो कल सुबह की कक्षा के पहले आप सभी कक्षा अध्यापकों के पास जमा कर दें. जिनकी पाठ योजनाएं नहीं आएगी, भले वो कुछ भी करे, वो परीक्षा में एंटर नहीं हो सकेंगे. इसलिए पाठ योजना आपके आना हमारे पास बहुत जरूरी है. आप बहुत डराते हो ना, फिर वो लोग पाठ योजना बनाने के चक्कर में क्लास से एब्सेंट रह जाते हैं. इसलिए पाठ योजना जल्दी बना लो ताकि आपको क्लास में आने का समय मिले. अच्छा, जिनको पेपर कम पड़ रहे हैं वो पेपर हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, पेपर आपको वहाँ कार्यालय में भी मिल जाएंगे और स्टॉल पे भी मिल जाएंगे. बोलिए महावीर भगवान की जय.